देखो, मैथ से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो, हड़बड़ाओ मत। और एक चीज और बताते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सब थोड़ा बहुत मैथ परेशानी कर रहा है, तो एक चीज जान लीजिए, मैथ आप अगर समझना शुरू कर दीजिएगा तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और एक चीज हम आपको और बता दें, कई बार बच्चे करते क्या है, सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ाई करते हैं, लोगों को शो ऑफ करने के लिए पढ़ाई करते हैं। तुमको एक चीज बता दे बाबू, तुम सारे बच्चे आज जितने भी हैं उनको हम एक चीज बता दे आपको, जो भी बच्चा क्लास के बाद अगर 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा तो उसका रिजल्ट होगा ही होगा, उसका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा सा समय लगे एक बात अलग है, लेकिन उसका रिजल्ट होना ही होना है। और एक चीज और आपको बता दे, हमें ये नहीं पता कि कौन से बच्चे कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं बाबू, उसका सिलेबस आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो और आपको परेशानी करेगा। तो पहले समझिए कि जो चीज का एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। जो सिलेबस में है, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ेंगे। तो चलिए मैथ को हम समझते हैं। एक चीज और कहेंगे जूनियर, मैथ वगैरह के लिए ना, देखो एक चीज कहेंगे, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी टीचर अगर आपको लगता है कि चलिए जिनसे भी हमको अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ने में, एक बार आप हड़बड़ाइए मत, शुरू से अंत तक सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एक बार सिलेबस लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से शुरू से लास्ट तक। उसके बाद कभी मत पढ़ो, एक बार सिलेबस हो जाए ना, उसके बाद सिर्फ टेस्ट दो, सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन बिना आप सिलेबस कवर किए हुए टेस्ट वाले सीरीज देखिएगा ना, तो ऐसे हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट लेके चले, लेकिन जरा मन अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो भी हम आपको कहते हैं कि पूछ लीजिए। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि एक बार सिलेबस आप जरूर कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनसे पढ़ के जीरो से लास्ट तक। हम बार बार क्लास में एक बात बोलते हैं बाबू कि कई स्थितियां ऐसी हो गई है ना जूनियर, कि आज का हाल ये हो गया है कि 10 को चैप्टर कोई पढ़ लिया है ना बाबू, मुश्किल से 10 से 15 चैप्टर, तो वो भी कलम उठा करके ना बाबू आज जनरल का टीचर बना हुआ है। हालत ये होता है कि बच्चा को ना तो जीरो बनने देता है और ना ही हीरो पे ले जाता है। 10-15 चैप्टर पढ़ा दिया, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआई, कॉमर्शियल का सिलेबस, कहेगा चलिए हो गया रिजल्ट, उससे थोड़े हो जाएगा। हम एक चीज बोलते हैं बार बार क्लास में कि बहुत सारे बच्चे को क्या किया, ना मेल रहने दिया है ना फीमेल रहने दिया है। मेल मतलब समझ ही रहे हो, जेंडर, फीमेल भी वो बीच बीचवा में लाके छोड़ देता, अरे जीरो रहने दो नहीं तो हीरो बनने दो, समझ रहे हो। और नहीं तो बीच बीचवा में ला करके ना छोड़ देता है बाबू, मेल प्लस फीमेल वाला बीच बीचवा वाला जो होता है, ताली बजवे वाला, 10 रुपया देना। तो ये हालात में पहले अपने आप को समझो, खुद को खुद टाइम दो, दूसरा कोई नहीं देगा। खुद को देखो कि क्या सिलेबस है और कौन सा टीचर अच्छी तरह से इस सिलेबस को कवर करा रहा है। लगता है कि दिलीप सर बकवास कर रहे हैं, क्यों बैठेंगे उनके यहाँ। किसी भी टीचर से कोई पर्सनली रिलेशन नहीं है, वो आपको लगता है कि कोई टीचर अच्छा सिखा रहा है, दिलीप सर अगर एक शब्द अच्छा सिखा रहे हैं तो सीखेंगे, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं सीखेंगे, इनसे क्यों टाइम दे, क्योंकि समय जब बर्बाद हो जाएगा ना, सब सोच के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। चलिए ज्यादा लेक्चर ना देके क्लास शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन आज हल करते हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, पहले खुद को बैठकर आराम से सोचो कि वास्तविकता में क्या मुझे जनरल ही करना है, और करना है तो एक समय सीमा के अंदर करना है, लगे नहीं रहना, लगे हुए वाला कुछ नहीं किया बाबू। जान लीजिए, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, लगे रहने वाला हमेशा लगे ही रह जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कुछ शेष नहीं बचता है। कुछ शेष नहीं बचता है कहने का मतलब है कि पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, समझ गए। अब ऐसी स्थिति में एक काम आप कर सकते हैं, ऑप्शन से आप भाग दे करके एक बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। 2 से 3 से 4 5 से भाग दे के देखिए और देखिए किससे एक बचता है, उससे पहले आप 7 से देख लिए कौन कौन विभाजित होता है। पर इस तरह से ना कई बार आपको परेशानी हो जाएगी। हम एक नॉर्मल सा तरीका आपको बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए और बहुत बार रिपीट किए गए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझिएगा, एकदम एक लाइन में हल कर दीजिएगा।
देखिए करा छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या का था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो समझ रहे हैं ना, एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रश्न में दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मतलब एलसीएम। तो पहले हमको इसका एलसीएम निकालना होगा बाबू कि वह छोटी से छोटी संख्या होगा क्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपका क्या होने जा रहा है, टाइमिंग स्टार्टिंग है। चलिए देखते हैं, समय सीमा के अंदर ही हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन हल कर देने का। 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका एलसीएम बताओ तो बाबू, वो छोटी से छोटी संख्या। तो एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 4, 5 का 60। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 60, जो किससे 2, 3, 4, 5, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, लेकिन उसको रिमाइंडर चाहिए कितना, 1। तो अगर वह छोटी से छोटी संख्या पूछता ना जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे, तो 1 जोड़ करके आंसर यही मार देते हैं डायरेक्ट 61। लेकिन करा नहीं सर, जो संख्या आप लाइए ना वो 7 से हर हाल में पूरा पूरा क्या हो, विभाजित हो जाए। तो क्या 61 60 से पूरा पूरा विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में अब क्या करें हम, आइए यहाँ 60 का कोई ना कोई अब गुणज ही होगा, तो कांस्टेंट के मान लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, समझ गए। तो चलिए अब यहाँ के का क्या वैल्यू रखे कि जोड़ करके ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इस के का आसानी से मान निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं के का मान आसानी से कैसे निकालें, समझिए। तो इस 60 में ही आप 7 से भाग दीजिए, 7 या 56, रिमाइंडर कै बच गया, 4। शेष देखना है बाबू, शेष कै बच गया, 4। और शेष 4 बचा ना बाबू, और 1 चाहिए इसको, जो कितना से कटे, 7 से। हमने छोटा करने के लिए, गुना सोचने के लिए आराम से पहले उसी बड़ी संख्या में हमने भाग दे लिया, समझ गए। तो अब ऐसा क्या के वैल्यू रखे कि 1 जोड़ने पर 7 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर के बराबर 1 रखते हैं, 4 गुने 1 5 नहीं कटेगा, 2 3 4 5 रखिए, के का वैल्यू आप 5 रख करके देखिए ये कट जाएगा। क्यों, 4 बचे 20 प्लस 1 का 22 7, तो 21/7 आप भाग दीजिएगा ना, देखिए पूरा पूरा कट गया। अर्थात के का वैल्यू क्या होगा, 5। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या होगा बाबू 60 गुने 5 प्लस 1, तो 6 बचे 300 प्लस 1, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या 301 है, ऑप्शन डी, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कांस्टेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सरलीकृत कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा पंखा देख लेते हैं। चलिए ना, आइए हल करते हैं। 1/1 2 3, 1/1 2 3, यही हल करते हैं। आइए ना, देखिए ये यहाँ नहीं है, क्या है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा इसका मतलब मल्टीपल होता है, इसका मतलब है ना कि वो मल्टीपल में दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन है समझिए, इसको गलत जगह दशमलव बैठाया गया है, वो टाइपिंग का मिस्टेक है, बीच में होना चाहिए था, ये गुना का चिन्ह है इसके बीच में, वो समझ गए। चलिए इसको गुना करिए, तो 3 दूनी 1 गुने 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 चौका 24, 4 तिया 12 बचे 60, 4 बचे 20 26 से 120। अर्थात हमारा वैल्यू आ गया हल करके 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/60 और प्लस में 1/120। समझ में आ रहा है ना। इसको हम गुना के रूप में किए हैं, चूंकि दी हुई सीरीज ही है गुना के रूप में। एलसीएम मेरे ख्याल से इसका 120 हो जाएगा बाबू एलसीएम, और 120 को 6 से भाग देंगे तो 20, 24 बचे 20 से
60 दूनी 120 बटा 1 बटा 120। तो 20 5 25 2 27 1 28 बटा 120 कटता है तो काटिए, कटेगा। 7 चौका 28, 3 चौका 12 30, 7 बटा 30। और ऐसे सीरीज आपको कई बार मिल जाएंगे, डॉट डॉट वाले मिलेंगे तो आगे चल करके हम देखेंगे। अलजेब्रा में वो है डाला हुआ, ऑप्शन में है रे, हाँ ऑप्शन है, समझ गए। तो ऐसे सीरीज आए तो नॉर्मली हल कर लीजिए। और एक चीज जान लीजिए, ऐसे सीरीज ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं पूछता, नॉर्मली ही पूछेगा, ज्यादा बड़ा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अब क्लियर हो गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, रेकरिंग संख्या 0.37 का PYQ में रूपांतरण करें। जीरो पॉइंट 037 पे रेकरिंग इक्वल टू वाट। याद करिए पीछे कहीं ना कहीं हम रेकरिंग बताए होंगे। रेकरिंग कहने का मतलब है दशमलव भिन्न में आता है एक पुनरावृत्ति भिन्न, रिपीटेशन वाले वो तरह का भिन्न। तो ऐसे सीरीज में बाबू जितनी संख्या पर आपका है पहले उसको लिख लो, 37 लिख लेते हैं जितना संख्या दिया है, और जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 लिख लो। और जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद देखना है, उसके बदले में 0 लिख देंगे। तो ये तो इजीली क्वेश्चन था। 37 बटा 990, क्योंकि प्राइम नंबर है कटवे नहीं करेगा। समझ गए? फिर से समझो, हमने कहा जितनी संख्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग है, आइए ना उस संख्या को पहले लिख लेंगे जितना भी दिया हुआ है, और जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 बैठा देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 ही रहेगा, हो सके 1 रहे तो वो और कंडीशन होता है। समझ गए? 37 बटा 990 है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3x बराबर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर 3/x, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू। ट्रिगो का क्वेश्चन है, ठीक ठाक ही है। चलिए ना हल करके देखते हैं। 3x बराबर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर 3/x हमको हल करना है। चलिए लिख ही लेते हैं। थ्री एक्स, वही कितने आ गए प्रभु। थ्री एक्स बराबर कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये नहीं लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर है 3/x। पूछा है हमसे 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू वाट। अब तो इसको हल करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 9x² माइनस 9/x²। हल तो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं जूनियर 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर। अब 3x का वैल्यू दिया हुआ है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा या कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 3/x का कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला हो गया रे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ही 1 होता है।
ऑप्शन ए। तो देख लीजिएगा बढ़िया से, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक नाव को देखता है जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस 2022। हाइट एंड डिस्टेंस का पीछे कुछ कंडीशन लिखाए हैं, ध्यान में है ना? जाकर के पीछे वाला से देखिए। 30, 60, 90 वाला कंडीशन लिखाए होंगे, 45, 45, 90 वाला लिखाएंगे। यहाँ 30 और 60 वाला उपयोग कर रहा है, इसलिए अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है क्या, पहले फिगर समझते हैं। अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहाँ एक नाव कोई व्यक्ति देखा जो आ रहा है, समझ गए? तैरते ऐसे आइए, चलिए ना, कितना है। यहां से उसने क्या किया, तो कुछ लोग करेंगे सर अवनमन कोण कह रहा था, ये होगा ना, याद करिए, एकांतर कोण से बराबर होते हैं। समझ में आ रहा? जेड वाला आकृति बाबू, जितना ये रहेगा वही इतना होगा, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। किनारे की ओर 10 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहां आया है तो अब अवनमन कोण 60 डिग्री होगा। एक तो कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ा जाइए आप लोग, 60 डिग्री या 30 डिग्री। नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा समय, चलिए आइए अब निकालते हैं। तो ये 60 है बाबू, मतलब ये यहां से यहां 30 होगा। समझ में आ रहा? और ये त्रिभुज ए बी सी, रुक जाइए, पहले ए बी सी को ही हल हम कर लेते हैं, क्योंकि ए बी डी में फिर 30 आएंगे ना, तो ये पूरा 60 आपका हो जाएगा। यहां से यहां तक का वैल्यू 30 है, तो 60 के अनुसार ये √3 और U1, लेकिन किसके अनुसार, त्रिभुज एबीसी के अनुसार। लेकिन त्रिभुज अगर हम ए बी डी से देखें, तो ए बी डी से देखिएगा तो 30 वाला के वैल्यू अनुसार तो 1, अरे 30, 60 और 90 वाला वैल्यू नहीं खाया गया होगा रे बाबू, 1 √3 एंड 2, तो 30 के सामने वाला वैल्यू से तुलना है। अब हम डायरेक्ट बी डी निकाल रहे हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3 का तुलना 1 से, और 60 के सामने वाला पूछ रहा है तो पूरा वैल्यू 60 का था √3, अर्थात पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3, ये 1, तो ये 2, और यहाँ से यहाँ तक का समय दे दिया है 10 मिनट यहाँ से यहाँ आने में, तो 10 का तुलना 2 से, कुल समय पूछ रहा है कितना लगेगा, तो 2 1 3, 5 या 15 मिनट। ऑप्शन ए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कंबाइंड वाला क्वेश्चन, बार बार मेरा यही परेशानी है। इसको 30, 60, 90 और 45, 45, 90 वाला कंडीशन अलग अलग आप इसको बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी दिन मौका मिला तो जरूर हम उन दोनों को अलग अलग 2-3 क्वेश्चन बनवा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बनाते, एक दिन थ्योरी का क्लास ही दे देंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रीगो इन दोनों क्वेश्चन चैप्टर से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन उठाया जाता है, और हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह तो हमेशा मिलते ही रहेंगे।
देखते हैं, एक आधी मौका मिलता है ना तो इसका थ्योरी दे देते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओए होए, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है। इस तरह का स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे ना तो आराम से समझिएगा आपको, और मुझे लगता है कि जनरली आप लोग बना ही लेते होंगे ऐसे क्वेश्चन। मेंसुरेशन वाले थीम में हम अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए हैं आपको, स्ट्रक्चर वाले, समझ गए। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल करने का मतलब है ना कि देखिए इस भाग का क्षेत्रफल जो है, जो ब्लैक वाला आपका दिख रहा है, छायांकित पूरी इसकी लंबाई कितना दे दिया है। जैसे एक स्ट्रक्चर, आइए ना हम ऐसा बनाते हैं, एक आयत है जिसकी लंबाई दे दिया है 15, चौड़ाई दिया हुआ है बाबू आपका 8, इसको ऐसा किया है, ऐसे ऐसे करके काट दिया, काट कर दिया, घेर दिया है, जिसका बोरा की 3-3 है, समझ गए ना। और इस भाग को कलर करके पूछा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, वो मतलब पहले इससे आप इस छायांकित भाग का निकालना चाहते हैं, तो ये कटा हुआ भाग को अलग कर दीजिए। नॉर्मली ये कटा हुआ भाग को अगर हम अलग कर देंगे बाबू तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए सबको अलग कर रहे हैं, निकल जाएगा ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब आयत के क्षेत्रफल में से हमको 4 गो आपको क्या करिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लीजिए, या 4 गो त्रिज्या खंड मिलकर के देखिए एगो वृत्त हो जाता है, समझ गए। एक क्या होगा, वृत्त हो जाएगा। तो उतना काहे करते रहिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। उससे अच्छा है कि क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। 4 को त्रिज्या खंड मिलकर के क्या हो जाएगा, एक वृत्त। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो इसलिए हो जाएगा ये आयताकार आकृति, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उससे अच्छा लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि 4 गो त्रिज्या खंड मिलकर एक वृत्त हो जाता है। चलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 15 गुने 8 माइनस पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर दिया हुआ है 3, तो 3 तिया 9, 18 नहीं है बाबू 8 है, 15 ठी 20 से 120 में घाटा देंगे, 9 दूनी 18, 8 9 दूनी 18, 19, 22/7, बरसत 84, 840 में घटाइए 198 बटा 7, 10 में 8 गया आपका 2, यहीं घटा लेते हैं 2, 13 9 4 13, 7 में 1 गया 642/7 है ऑप्शन बी। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3, थीटा 90 है ये है, अब बटा 360 हो, उस पर भी हल करिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा आंसर, समझ गए। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा हाइपर मत करिए क्वेश्चन को, रिलैक्स में बन रहा है, रिलैक्स मोड में तो काहला फिर ज़्यादा इसको टेंशन है। चलिए हल करते हैं हम अगला क्वेश्चन। यदि ए बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 हो, तो ए माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक तो इसको बाई प्रोसेस फॉर्मूला बेसिस बना सकते हो,
एक आप बना सकते हैं इसको वैल्यू पुटिंग मेथड बराबर 29। हमको करा कि सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या करिए बता दीजिए। दिया है ए बी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए। तो एक तो लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रख के वैल्यू हल कर देंगे आ जाएगा। पर उतना क्यों करने जाए बाबू, आइए ना a माइनस बी एक वैल्यू पुटिंग मेथड हम हल करते हैं। जैसे 10 लाना है तो a बराबर 5, b बराबर 2। अलजेब्रा पूरा ना हम आपको यही पढ़ाएंगे। देखिए 5 दूनी 10, अगर इसको हम मान लेते हैं बाबू नहीं तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए ना, आएगा ही आएगा। आंसर तो आना ही आना है, तरीके कुछ भी हो आंसर आएगा ही आएगा। एक समय बचाएगा तो एक समय गवाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, मेरे ख्याल से जोड़ेंगे तो 29। तो LHS बराबर RHS। यहां भी देख लीजिए 5 दूनी 10 बराबर 10, तो LHS बराबर RHS। हमको पूछा है कि सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप बता दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, a का वैल्यू क्या माने हैं 5 और b का वैल्यू 2 न रे, तो 5 में 2 घटाओ का होल स्क्वायर का 3 का स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा 9। तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो फिर तो है ही फार्मूला अलजेब्रा का, ये कौन सा हार्ड है, ये भी तो इजीली ही आ जाएगा उस पर भी। चलिए हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। मेरा ये रेशियो का थीम है ना, ये हूबहू क्वेश्चन डाला हुआ है। बताइए, ये पूछे हुए हैं NTPC 2-3 क्वेश्चन वहां हम 2 को डाले हुए हैं ऐसा वाला। चलिए ना, आइए ना हल कर देते हैं। देखिए इसमें आपका कह क्या रहा है कि a प्लस बी प्लस सी या सी प्लस यही लिखते, चलो हल लिख ही देते। a प्लस बी और b प्लस सी प्लस ए अनुपात में है बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8। कहने का मतलब है ए बी का वैल्यू 6 है, बी सी का वैल्यू 7 है और ए सी का वैल्यू 8 है। उतना आप समझ रहे होंगे। देखिए हमको करा कि सर ए बी सी का वैल्यू आपको हम दे देते हैं कितना है 14, तो आप सी बता दीजिए। आइए हल करते बाबू। देखो तो ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो 2 इंटू हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 21। तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या है 10.5। अब एक डायरेक्ट सी पूछ रहा है ना, तो देखो ए बी सी में से आप ए बी घटा दीजिएगा तो सी निकल जाएगा। लेकिन हम आपको डिटेल में बता देते हैं क्योंकि कई बार ना आपको रेशियो पूछ देगा तो जरा सा आपको दिक्कत हो जाता है, समझ गए। इसलिए हम एक डिटेल बता देते हैं, आप समझ लीजिए, बार बार इसको हम बताते नहीं रहेंगे। जैसे बाबू a प्लस बी प्लस सी जोड़ता है तो 10.5 रुपया है। अगर हमको इसमें से मान लीजिए a का वैल्यू निकालना है तो उसको ढको आप, बाकी देखो कौन बचा b प्लस सी, तो a निकालना है तो b प्लस सी घटा देंगे, b निकालना है तो a प्लस सी घटा देंगे, c निकालना है तो a प्लस बी घटा देंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 है, हम a निकालने जा रहे हैं तो बताओ कौन घटेगा b प्लस सी। b प्लस सी का वैल्यू है 7 और प्लस सी बराबर 10.5 तो c बराबर 3.5। अब एक हम बता दिए निकाल के, बार बार नहीं निकालते रहेंगे उतना। आइए चलिए, आइए b निकालना है तो b निकालना है तो a प्लस सी घट जाएगा, मतलब 8 घट जाएगा 10.5 में तो हो जाएगा 2.5। c निकालना है, उसी तरह से आप निकालते रहिएगा। c निकालना है बाबू तो a प्लस बी घटा देंगे, अर्थात 10.5 में 6 घट जाएगा तब 4.5।
दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 7 पचे 35, प पचे 25 और 9 पचे 45। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस क्वेश्चन में ना सिर्फ रेशियो ही पूछा है, इसलिए हम रेशियो तक गए। अगर रेशियो ना उपयोग करे रहता ना तो उधर ही बन गया था क्वेश्चन। चलिए आइए, तीनों को मिला के वैल्यू क्या है 14। यहाँ तीनों को जोड़िए, 7 5 12 9 21। पूछा किसका वैल्यू, सी का था। कैसे गुना, 9 से। 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6। तो एक तो ऐसे नॉर्मली है, एक कहीं और एक देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी करके ऐसे करके लगा देगा। आपको समझ गए हैं? तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक मिल जाएगा आपको बुक में। मेरा वाला बुक अगर देखिएगा अरिथमेटिक तो वो आपको मिल जाएगा लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9, यदि किसी एपी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात 2:3 हो तो उसके पहले 5 पदों के योग का उसके प्रथम 10 पदों के योग से अनुपात क्या होगा। इसके लिए पहले आपको एपी का कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो चलिए हम पहले आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, चूंकि ध्यान में रखिएगा ना तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 2 गो फॉर्मूला आप लिख लीजिए एपी में आपको। नो जगहिया ये है सर, तो यही लिख लेते हैं, काहला मिटारे जाएंगे। पहला याद रखना ना बाबू, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। जहां नंबर्स ऑफ टर्म अंतिम पद पूछे तब इस तरह से बनाएंगे, समझ गए। समेशन ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। समझ गए? ये 2 को कंडीशन ध्यान रखिए फिलहाल 1 गुने डी पे आपका। चलिए आते हैं, देखते कह क्या रहा है। यदि एपी के 11वें पद, देखिए एक हम निकाल के दिखा देते हैं, बाकी फिर आराम से शॉर्टकट भागेंगे। जैसे 11वां पद कहने का मतलब है ना, n का वैल्यू आपका 11 दे दिया है, तो Tn का कंडीशन कहता है a प्लस 11 n माइनस 1 गुने डी बराबर दिया हुआ बाबू, इसका वैल्यू कितना 2। हम ये कहना चाहते हैं कि जितना दे ले रहे ना, जिसे देखो a प्लस 10 डी हल करोगे तो आएगा इसका वैल्यू। जितना रहे ना पद उसमें एक घटा के लिख दीजिएगा, समझे। जितना पद दिया हुआ रहेगा उसमें एक घटा के लिख देंगे। तो जैसे इधर आइए क्या कह रहा है, 11वां पद ना, तो a प्लस 10 डी और नीचे कितना है 18वां पद a प्लस 18 मतलब एक घटा के लिखेंगे 17 डी का रेशियो दे दिया है 2:3। a अनुपात b को हम a बटा b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3a प्लस 10 तिया 30 बराबर 2a प्लस 17 दूनी 34 डी। लिखेंगे बाबू a बराबर, यहाँ d जूनियर, a बराबर 4 डी, अर्थात a और d का वैल्यू हमारा हो जाएगा रेशियो 4:1। हमसे पूछा कितने पदों का, 5 पदों का योगफल शुरू में a से n बराबर, तो कहता है n/2, तो n का वैल्यू 5 इंटू 2a, तो 4 दूनी 8 प्लस n माइनस 1, 5 में 1 गया 4 और गुने हुआ, अर्थात हो जाएगा हमारा 5/2। इधर जोड़ेंगे तो 8 4 12, भाग दीजिए कल 6 6 5 30। अगला 10 पदों का योगफल एन बराबर 10/2 ए, तो 4 दूनी 8 प्लस 10 में 1 गया 9, यही ना। चलिए इधर आते हैं, तो 10/2 गुना 9 7 17, तो 5 अर्थात 17 25 85। इसका अनुपात पूछा है, चलिए यहाँ हल कर लेते हैं।
30 और 85 का अनुपात आपको पूछे हुए है वो, तो कट के हो जाएगा 6 पचे 30 और 17 पचे 85। समझ गए? इसको हल करिएगा तो आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 13, 26 और 39 को विभाजित करती है और शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्रदान करती है। समझ गए? कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, आप बताइए, जिससे 13, 26 और 39 में भाग दे तो शेष 1, 2 और 3 बचे। ये आपका एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 13, 39, एक मिनट, 13, 26, 39 में भाग देने पर शेष कितना चाहिए? इसमें 1 चाहिए, इसमें 2 और इसमें 3। बताओ यहाँ कितना होगा बाबू? तो 12, अंतर बताइए 24, यहाँ अंतर 36, और वह बड़ी से बड़ी संख्या इसका एचसीएफ होगा। बताओ 12, 24, 36 का एचसीएफ कितना? 12, 12 ही ना, अर्थात हमारा आंसर होगा क्या? सी। 12 से आप भाग देके देखिए ना, 13 में 1 बचेगा, 26 में भाग दीजिएगा 2, 39 में दीजिएगा 3। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? जब कभी भिन्न बड़ा या छोटा के रूप में दे रहे ना, तब कोई दिमागे मत लगाओ, कोई एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से क्रॉस मेथड पे हल कर लेंगे। बड़ा या छोटा की बात करेगा तब। चलिए इधर आइए, हमको बड़ा या छोटा निकालना है ना। जैसे अगर आपको कोई पूछ दे 5/7 और 8/3 में कौन बड़ा है, कैसे कह दे? तो नॉर्मल गुना कर दीजिएगा 2 में क्रॉस, 5 या 15, 7 या 21। समझ गए? देखिए 15 बड़ा कि 21 बड़ा, तो 21 बड़ा हो गया, 15 हो गया, तो बड़ा पूछे छोटा काट देंगे, छोटा पूछेगा बड़ा काट देंगे। समझ गए? इधर आइए, हमको पूछा कौन बड़ा है, तो पहले ई दोनों को गुना करो। 13 गुने 11, 13 दहे 130, 143, और बड़ा थी 96। पूछा कुछ ये छोटी संख्या ना, तो इसको काटो, अर्थात ये तो होगा नहीं, तो इसकी कहानी खत्म। अब ई दोनों में कर लेते हैं गुना बाबू। चलिए आए ना, 13 17 से, 11 8 88। चलिए फिर ये बड़ा हो गया, छोटा पूछा, सी भी आंसर नहीं होगा। अब ई दोनों में गुना करते हैं बाबू, तो हो जाएगा 14 8 बरियोतल से, और 13 दहे 130, ये 130 हो जाएगा, अर्थात हमारा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बी। समझे? तो बड़ा पूछे तो छोटा काट दीजिए, छोटा पूछे तो बड़ा, क्रॉस में गुना करके, समझ गए ना, क्रॉस ऊपर नीचे गुना करके काटते जाइएगा। बड़ा पूछेगा छोटा को काट देंगे, छोटा पूछेगा बड़ा को काट देंगे। क्रॉस वाले में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हल कीजिए। क्या हल करे प्रभु? साइन 47 डिग्री कॉस 43 डिग्री, अच्छा, का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री बटा साइन 47 डिग्री का। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना, अगर आपको साइन और कॉस में दे ले रहे या कॉस साइन में, और ऊपर नीचे वाला वैल्यू जोड़ करके अगर 90 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। आइए इधर लिख देते हैं, साइन 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर है, प्लस कॉस 43 डिग्री बटा साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू ना बाबू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर। हल करिए तो 1 का 1 2 माइनस 4 गुने 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 में 2 गया 0, ऑप्शन सी। समझ गए? तो अगर ऊपर नीचे वाला वैल्यू साइन कॉस कॉस साइन में दे ले रहा है, जोड़ करके टैन कॉट में रहे, कॉट टैन में रहे, तो जोड़ कर रहे वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर 90 हो जाएगा तब। चलिए आते हैं, एक घनाभाकार ब्लॉक 12 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर गुने 23 सेंटीमीटर को समान घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। ऐसे घनों की न्यूनतम संभव क्या है, मतलब संख्या क्या है?
घना को काटे, अच्छा इस तरह से है। देखिए इस तरह का पहले ध्यान रखना होगा कि हम बड़ा से बड़ा किस आकार का इसमें से घन काट सकते हैं। तो वो क्या होगा, घनाभ की विमाओं का HCF। लंबा कितना है बाबू, 12 सेंटीमीटर। उसकी मतलब बीमा कितना दे रहे हैं, 12 गुने 24 और गुने 30। ये घनाभ है। घन की जो भुजा होगी ना वो तीनों का HCF होगा। HCF बताओ इसका क्या होगा, 12 24 और 6 का। इसका डिफरेंसेस देखो ना, 6 का नहीं 12 का, 12 का ना। अब 12 से कटेगा 30 से नहीं कटेगा, तो 12 किससे कटेगा, 6 से। 6 बिल्कुल HCF 6। और घन की संख्या अर्थात छोटे घनों की संख्या बराबर होगा बाबू घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 12 गुने 24 गुने 30। अब बटा घन का आयतन भुजा क्यू, तो 6 का क्यू, 6 गुने 6 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 5 चौका 20 दूनी 40 को ऐसे छोटे घन इससे काटे जा सकते हैं। ऑप्शन में है ऑप्शन बी। समझ गए, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श को मतलब फर्श को करना, मतलब आयत को करना है समतल करने का या मरम्मत करने की कुल लागत 3675 रुपया है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए कमरे की चौड़ाई आपको दे दिया है, चौड़ाई कितना दे दिया है 2 और लंबाई दे दिया है आपका 3। चलो x मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि कमरा का समतल कर रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम 2 गुने 3 करते हैं तो 6 होगा, लेकिन 2x गुने 3x करते हैं तो 6x² हो जाएगा, इसलिए x मानना पड़ेगा, रेशियो वैल्यू है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू द्वितीया 6x² बराबर दे दिया है कुल खर्च 3675 और 12.5 रुपये के हिसाब से 12.5 को नाम लिख देते हैं बाबू 25/2, 2 ऊपर लेके चल जाते हैं, काटिए 25 का 25, अब 25 11 36 37, 25 11 36 होगा, 11 बच गया तो 125 चौका 100, 25 छक 150, 25 सते 75 से 147 है ना। 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से तो ही कटेगा, 3 4 तिया 12 9 तिया 27, अर्थात x² बराबर आपका 49 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 7 बाबू। पूछा क्या है जूनियर, लंबाई कितना है बाबू 3x, x का वैल्यू 7, 21 सेंटीमीटर मीटर यूनिट देख लीजिएगा ऑप्शन में। समझ गए, तो क्षेत्रफल निकालना था तो कुल खर्चा पूरा समतल करेंगे 3675 रुपया लगा है, 1 वर्ग मीटर का 12.5 है, तो टोटल वर्ग मीटर होगा टोटल खर्च बटा प्रति मीटर खर्च, जो उसका क्षेत्रफल बता देगा। चारों बगल घेरता तो परिमाप निकल जाता। क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉक्स में 110 रुपया रखे हुए हैं, जो किस रूप में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। समझ गए, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के रूप में। इनका रेशियो कितना है बाबू, 1 2 3। समझ गए, ये संख्या है बाबू,
अब निश्चित राशि रुपया में दे लेते, इसको रुपया में बदलते हैं, ये 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा वाला 2 सिक्का तो ये भी 1 रुपया। 25 पैसा वाला 3 सिक्का तो 0.75 रुपीज। टोटल वहाँ 110 रुपया। यहाँ बताइए टोटल 1 का 1, 2 रुपया 75 पैसा। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 2 से। ये तो इजी था जूनियर, ये तो तुम लोग भी बना लेता। 25 है 250, 25 गुने 11 और 25 चौका 100, 10 बार में बाबू तो 4 दूनी 8, 80 सिक्का। समझ गए? तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में देखते हैं। प्रयास करिएगा तो आपका सारा मैथ बन जाएगा। आराम से हल करने का सिर्फ प्रयास करिएगा। चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही।